द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नए अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। और ये जो अपडेट निकल के आया है यूजीसी से रिलेटेड अपडेट है और इसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रहा है। और ये नई दिल्ली से आया है रूल। और यूजीसी का न्यू रूल है हर यूनिवर्सिटियों के लिए। इसको लेकर बहुत चर्चा है और बहुत भ्रम भी फैल गया है। तो इसी के बारे में करेंगे, बात नहीं करेंगे जो क्या लिखा है एक्चुअल, जो इसमें क्या है पूरा आपको पढ़कर और समझा कर बताएंगे। तो थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर काफ़ी देश भर के कॉलेज में और यूनिवर्सिटियों में धरना प्रदर्शन स्टूडेंट करने लगे हैं और कई बुद्धिजीवी भी है इस पे आपत्ति भी दर्ज कर रहे हैं कि आने वाले समय में खतरा है। तो कुछ लोग कर रहे हैं कि ये स्टूडेंट के हित में बेहतर हुआ है। तो क्या है पूरा उसको आपको पढ़ के समझा कर बता रहे हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आप समझना चाहते हैं तो थोड़ा वीडियो बड़ा होगा लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। इसके बाद आपको किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला ही है 13 तारीख का है नोटिफिकेशन। जिस जिस तरह इसका लोगों को समझ आ रहा है उस तरह से विरोध और ये कर रहे हैं। पार्टिकुलर जो वीडियो बना है उसमें किसी में डिटेल्स में जानकारी नहीं है। सब लोग एनालिसिस करके अपना अपना इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं। तो मैं इसमें अपना इंटरप्रिटेशन नहीं दूंगा, जो लिखा है हूबहू बताऊंगा। तो ये 13 तारीख का जो है नोटिफिकेशन लिखा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026। तो ये समझ लिए कि समता को स्थापित करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए ये नियम बना हुआ है 2026। आसान भाषा में आपको बता देते हैं। तो इससे किसको अगर आपत्ति होनी चाहिए किसी को कि अगर सरकार रूल बना रही है देश के संस्थानों में समता के लिए तो ये गलत कैसे हो सकता है। पहली बात तो इसका स्वागत होना चाहिए। कोई भी हो समता और नियम कानून को सही से लागू करने के लिए कोई नियम बन रहा है तो ये सही है। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि समता को स्थापित करने के लिए। आगे क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है कि यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है यूजीसी विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के मानकों का समन्वय एवं निर्धारण करने के लिए अधिष्ठित एवं सशक्त किया गया है। ठीक है, अधिदिष्ट किया गया और सशक्त, थोड़ा इसका जो भाषा है जो सरकारी भाषा इसी तरह से लिखा जाता है तो इसको निर्धारित किया गया, ये समझ लीजिए। और यद्यपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण समता और समावेश को सभी शैक्षणिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में मान्यता देती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी छात्र शिक्षा प्रणाली में उन्नति कर सके। तो इसका उद्देश्य यही है कि स्थापित करना नियम कानून और समता बनाए रखना, इक्वल अपॉर्चुनिटी का जो नारा है वो रहना, ताकि हर किसी को देश की उन्नति में उसकी भागीदारी बन सके और टैलेंट का कुल मिलाकर टैलेंट का कद्र हो। और जो मार्जिनलाइज जो तबके से जो लोग आते हैं उनको भी यहाँ पर उसके पास भेद न हो। इसमें क्या है विश्वविद्यालयों को इसके लिए क्या क्या सुनिश्चित करना होगा तो इसमें ये भी दिया है। और यद्यपि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर या दिव्यांगजनों के रूप में भेदभाव के उन्मूलन के प्रति प्रतिबद्ध है। ये जो कानून है जो मैंने बताया इनके प्रति प्रतिबद्ध है, यानी कि इस तरह की कोई घटनाएं घट रही है संस्थान में या इंस्टीट्यूशन द्वारा, संस्थान के किसी अधिकारी द्वारा या शिक्षक द्वारा या कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है या स्टूडेंट के द्वारा, तो उसको ख़त्म करने के लिए कानून बनाया गया है। उन्मूलन कहते हैं, इसीलिए के लिए वचनबद्ध है, ये प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है। इस पर सख्त लहजे में इसे कहना है कि इसको ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसे माफ़ नहीं किया जाएगा, इसका कहना ये है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में समता को संवर्धन देना है, यानी समता को बढ़ावा देना है यहाँ पे। अब इसलिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2012 के प्रतिस्थापन द्वारा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2056 की धारा 12 के खंड अ के साथ संगठित धारा 26 की उपधारा 1 खंड 6 के प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विश्वविद्यालय आयोग द्वारा निम्नलिखित करता है। यानी इस नियम को प्रयोग करते हुए जो हमने बताया उसके नियम को प्रयोग करते हुए जो उसमें जो पावर दिया उसके प्रयोग करते हुए ये जो नया नियम बनाया गया है। तो ये इस आधार पर नियम बनाया गया है।
तो प्रदत्त नियमों का पालन करते हुए गया है। इसमें देखिए संक्षिप्त शीर्षक इसमें दिया है, संक्षिप्त शीर्षक इसमें दे दिया है, और इसका प्रयोजन और प्रारंभ किस तरह से होगा पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया है। तो इस अधिनियम का नाम जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026 रखा हुआ है, जिसे UIN 2026 होगा। और दूसरा कह रहा है यहाँ पे ये भारत के सभी विश्वविद्यालयों और संस्थान में लागू होंगे। ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की तिथि से प्रभावी होगा, यानी कि ये लागू हो गया है, अब इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और इसका उद्देश्य है, देखिए इसका उद्देश्य भी दिया है, जो मैंने पहले भी बताया वही बात इसमें फिर लिखा हुआ है कि इसमें धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, दिव्यांगों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना तथा उच्च शिक्षा संस्थानों के हितकारों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेश को संवर्धन करना है। तो ये बताए हैं। पहले क्या था कि जो 3 कानून थे, SC ST के थे और वोमेन के थे, महिलाओं के लिए थे, कानून बने हुए थे। उसमें अब अति पिछड़े के लिए भी जोर दिया गया है, और दिव्यांग तो पहले ही से थे, कमजोर तबके का था, इसमें अति पिछड़े को जोड़ दिया गया है। ठीक है, और परिभाषाएं भी दिया गया है कि इसका जो परिभाषा होगा कि डिफिनीशन क्या होगा कि इसको समता बनाए रखने के लिए, तो उस समता का जो डिफिनीशन है वो भी यहाँ पे दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए परिभाषा में क्या है यहाँ पे कि परिभाषा में कि इन विनियमों में जब तक किसी संदर्भ में से अन्यथा अपेक्षित न हो, इनमें से कोई भी, कि अधिनियम का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम जो 56 दिया है का है यहाँ पे। पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास विनियम जो है पीड़ित व्यक्ति का है अंतर्गत शिकायतों से संबंधित मामले, जुरी मामले में कोई जो है कोई शिकायत हो, तो वो है एक बार सुनो, पीड़ित व्यक्ति का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास इस विनियमों के अंतर्गत शिकायतों से संबंधित या जुड़े मामले में कोई शिकायत है। तो यानी कोई शिकायत कर रहा है वो पीड़ित है, ये समझ लीजिए। ये कह रहा है जो शिकायत करता है इस वर्ग से जो भी आता है और अपने पर हुए अत्याचार की शिकायत करता है, उसे हम पीड़ित व्यक्ति बोलेंगे। ठीक है। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है खास कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव है। यानी जो बताया है कि जाति आधारित जो भेदभाव है इसका ये है इसकी परिभाषा, इसमें परिभाषा में ये आ रहा है, और कि जाति आधारित भेदभाव का अर्थ अनुसूचित जाति और पिछड़े अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्ग के सदस्यों के विरुद्ध केवल जाति या जनजाति के आधार पर भेदभाव। यानी कि ये आप अगर इन व्यक्तियों को जाति और जाति के आधार पर भेदभाव कर रहे हैं तो इसका उद्देश्य परिभाषा के अंतर्गत ही। आयोग का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2056 का है, यहाँ पे दे दिया है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आगे क्या लिखा हुआ है ये भी बता देते हैं कि आयोग का अर्थ यहाँ पर समझा दी है मैंने, ये तो आयोग को उतना समझना। ये भेदभाव को समझिए कि भेदभाव का अर्थ है नस्ल, जाति, लिंग, जन्म एवं दिव्यांगता या इनमें से किसी एक आधार पर किसी भी हितकार के विरुद्ध कोई भी अनुचित जो भेदभावपूर्ण या पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जो आपको पक्षपातपूर्ण व्यवहार या ऐसा कुछ किया जा रहा है, प्रभाव जैसे कि प्रभाव शिक्षा में समान व्यवहार करने के लिए निष्पक्षारी है। तो यही है, आप इसके आधार पर आपको भेदभाव नहीं होना चाहिए। और समता के अर्थ का है कि वैध अधिकारों के प्रयोग, यानी कि आपको हर के लिए इक्वल नियम लागू होना चाहिए, सबके लिए समान अवसर और समान कानून का पालन होना चाहिए। समता हेल्पलाइन का अर्थ है उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा स्थापित एक संचालित हेल्पलाइन है। जैसे एंटी रैंकिंग का पहले हेल्पलाइन था, उसी तरह समता हेल्पलाइन आपको यहाँ पे बनाना होगा। और समान अवसर केंद्र का अर्थ है उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा इन विनियमों के तहत स्थापित केंद्र है। संकाय सदस्य का अर्थ है उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कार्य करने वाले शिक्षक, तो संकाय सदस्य हो गए। लिंग का अर्थ है पुरुष, महिला और तृतीय लिंग, यहाँ पे देखिए थर्ड लिंग को भी जोड़ दिया गया है यहाँ पे, यानी कि सरकार
थर्ड जेंडर को भी यहाँ पे मान्यता दे रही है, महिला और पुरुष ये भी है, तीनों तरह के थर्ड जेंडर को भी के साथ अगर आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो अब कार्रवाई होगी। पांचवा बोल रहा है कि शिकायत का अर्थ है इन विनियमों के अंतर्गत भेदभाव के संबंध में पीड़िता व्यक्ति द्वारा की गई शिकायतें सम्मिलित है, इनके द्वारा जो शिकायत है वो सम्मिलित है। संस्था का प्रमुख अर्थ है यहाँ विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति जो है संस्था का प्रमुख का अर्थ है यहाँ पे, ये भी समझ लीजिए, सब समझाया है, एक एक डिटेल्स में जानकारी दिया है यहाँ पे। और ताकि ये अगर ये आप वीडियो को देख लीजिएगा तो और कोई वीडियो देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देख लीजिए यहाँ पे संस्था का प्रमुख का अर्थ यहाँ पे विश्वविद्यालय के मामले में कुलपति एवं सम कुलपति जो है होंगे, यानी प्रोवीसी होंगे, और डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्रचार निदेशक अथवा संस्थान महाविद्यालय के कार्यकारी प्रमुख होंगे, जो यहाँ पे अथॉरिटी है ये सब होंगे। उच्च शिक्षा संस्थान का अर्थ है धारा 2 के अंतर्गत जो है उच्च शिक्षा संस्थान जैसे कि विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो होते हैं, ये महाविद्यालय और विश्वविद्यालय इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें शॉर्ट में समझ लीजिए, नहीं तो 1 घंटा का वीडियो हो जाएगा। और धारा के अंतर्गत डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी डीम्ड हो, प्राइवेट हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, ये सब में लागू होंगे। ये बात आपको ध्यान रखिएगा, ये रूल हर जगह काम आएंगे। और लोकपाल का अर्थ है यहाँ पर छात्रों की शिकायत निवारण नियम 2023 के तहत समय समय पर संशोधित नियुक्त लोकपाल जो होते हैं वो होना चाहिए। यहाँ पे कर्मचारी करते हैं, यहाँ पे संकाय सदस्य से के अतिरिक्त जो है नॉन टीचिंग स्टाफ है, जो यूनिवर्सिटी में समझ लिया, यूनिवर्सिटी में जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसको यहाँ पे बोलते हैं कर्मचारी का अर्थ यहाँ बताया गया है। हितकार का अर्थ है छात्र, इसमें कौन है बेनिफिशियरी जो है इसका, जिसका हित है, अर्थ है छात्र, संकाय सदस्यों, कर्मचारी, प्रबंधन समिति सदस्य जिनमें उच्च संस्थानों का प्रमुख भी शामिल है, तो इसमें ये भी शामिल है। छात्र का अर्थ किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक रूप एवं मुक्त एवं दूर शिक्षा जो अथवा ऑनलाइन जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसके आधार पर, जैसे कि कोई छात्र जो है जो उस पर है जो कैंपस में रह के पढ़ रहा है या डिस्टेंस मोड में पढ़ रहा है या ऑनलाइन, ये नियम सब पे लागू होंगे यहाँ पे, ये भी बात बता देते हैं। और विश्वविद्यालय का अर्थ है केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम, राज्य के जो स्टेट के, सेंट्रल के स्टेट के, और नॉन सेंट्रल जो है उन सभी विद्यालय पर भी ये लागू होते हैं। संबंधित विश्वविद्यालय में परामर्श के आयोग के अधिनियम के तहत है। ये इसकी भाषा थोड़ा कठिन है, मैं इसको शॉर्ट में और पूरे आम भाषा में बता रहा हूँ, इसको ये बात समझ लीजिए। और अगला पॉइंट इसमें क्या बोल रहा है, इन अधिनियमों में प्रयुक्त किंतु पर यहाँ परिभाषित न की गई ये शब्द अधिनियम है यहाँ पे दिया है, लेकिन हालांकि जरूरी नहीं है। यहाँ पे समता का अर्थ भी बताया गया है यहाँ पे कि समता क्या है, कि सब लोग जैसे कि बताया भेदभाव उन्मूलन का कर्तव्य होगा यहाँ पे, ये भी बता दें। और हितकारी के बीच समता के संवर्धन को होगा। और ये भी है कि यहाँ पे जो मैंने बताया वही है, इसके रिपुटेशन है जाति, धर्म और भाषा और के आधार, लिंग के आधार पर, दिव्यांगता के आधार पर आपके पास भेदभाव नहीं होना चाहिए। और देखिए समान अवसर मिलना चाहिए सभी को, यानी कि अगर आप किसी भी जाति, धर्म, कहीं लिंग और किसी भी कल्चर के हैं तो सबको समान अवसर मिलेगा, यानी कि आपने समान अवसर उपयोग कर सकता है। ये नहीं होगा किसी खास वर्ग को, किसी खास एरिया के लोगों को ज़्यादा भाषा के कल्चर को ज़्यादा यहाँ पे उसको यूनिवर्सिटी द्वारा उसको प्रश्रय दिया जाएगा और दूसरी अन्य भाषाओं को और अन्य कल्चर को, अन्य संस्कृति को उसको अनादर किया जाएगा या वहाँ पर उसको कम भागीदारी मिलेगी। यानी यहाँ पर सबको समान भागीदारी मिलेगी हर तरह के हर अवसर में, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए। उच्च संस्था के प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। समता समिति का गठन इस प्रकार होगा, दो जो संस्था के प्रमुख होंगे वही अध्यक्ष होंगे, जैसे कि यूनिवर्सिटी में है वहाँ पे वाइस चांसलर होंगे, इसके अध्यक्ष। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रोफेसर वरिष्ठ जो होंगे डिपार्टमेंटल लेवल पे होगा, अतिरिक्त शिक्षक में होंगे, यानी इस तरह के हर कोटि में बात गया है। दो छात्र प्रतिनिधि जिसका नामांकन शैक्षणिक शास्त्र में होगा वो भी इससे जुड़े होंगे। समिति में अन्य पिछड़े वर्ग, दिव्यांग, अनुसूचित जाति के लोग, महिलाओं का प्रतिनिधित्व होगा। जो समिति बनाया जाएगा, जो कमेटी इसके लिए बनाया जाएगा, उसमें सब तरह के लोगों का भागीदारी होगा। ये नहीं है जो पृष्ठभूमि से आते हैं उनका, जो मैंने पहले बताया जाति, धर्म और लिंग और संप्रदाय, और वहाँ पर जो ये है भाषा, क्षेत्रीय और अनुसूचित जाति, सब यहाँ पे थर्ड जेंडर, सब इनकी भागीदारी होगी यहाँ पे उच्च संस्थानों में। और यही सब है यहाँ पे कर्मचारी हितकारों को, इसी को बाद में बताया गया है डिटेल्स में। रिपीटेशन भी है, कई चीज़ें रिपीटेशन तो नहीं, उसको अलग तरह से बताया गया है। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थानों में निगरानी रखने के लिए नियम भी बनाए गए हैं, जो पहले भी थे इस तरह के थे।
उसी को थोड़ा अपडेट किया गया है। प्रत्येक उच्च संस्थानों में अपनी प्रत्येक इकाई विभाग जो छात्रावास है, पुस्तकालय सुविधाएं, वहाँ भी ये सब चीज़ें फॉलो की जाएगी। और समता हेल्पलाइन भी बनाया जाएगा। यहाँ पे देख लिए कि इसके लिए एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा, जैसे एंटी रैंकिंग बनाया गया था उसी तरह के इस यहाँ भी एक फ़ोन नंबर दिया जाएगा जिसके द्वारा ये सब चीज़ें कंट्रोल होगी। समता के संवर्धन, इसको बनाए रखने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए भी संस्था शैक्षणिक प्रारंभ होने के पहले इसको वार्डन, छात्र और सबको यहाँ पे के बीच में जानकारी और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए किया जाएगा। भेदभाव की घटना के मामले में इसको कोई भी अगर भेदभाव हो रहा है और घटना का रिकॉर्ड कर रहा है, उसको बता रहा है, तो इसे कैसे भेजेगा? तो ईमेल द्वारा भेज सकता है, लिखित रूप से भेज सकता है, ऑनलाइन पोर्टल पर भी भेज सकता है और लिखित रूप से ईमेल भी दे सकता है। ये नहीं है कि आपको जाकर एप्लीकेशन ही देना होगा, आप ईमेल द्वारा भी सूचित कर सकते हैं। यहाँ पे पीड़ित व्यक्ति घटना के पास हेल्पलाइन पर भी फ़ोन कर सकते हैं। समता जो समिति बनाया गया है उनके पास भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 24 घंटा के अंदर अपनी खबरों को पहुंचा सकते हैं। समता समिति तटस्थ रहेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि जो आपके पास जो आया है एप्लीकेशन, उसको 15 दिनों में आपको निपटारा कर देना है, यानी सख्त है, ज़्यादा दिन तक नहीं रखना है। और प्रतिवेदन प्राप्त होने के 7 दिनों के कार्य अवसर में जो है कार्रवाई करके आगे आपको दंड करके आगे जो भी है, यानी 1 हफ्ता से लेकर 15 दिनों के बीच में पूरा कार्य कर लेना है। यहाँ पे ही समझ लीजिए, तो इतना सख्त कानून है ये। और ये लोकपाल भी बनाया गया है यहाँ पे, जैसे कि 30 दिनों के अंदर भी अपील भी कर सकते हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं है कि जो कार्रवाई किया गया है वो उसे संतुष्ट नहीं है, तो भी आप 30 दिनों के अंदर में अपील करने का भी आपका फिर से बात रखने का अधिकार है। निगरानी के लिए भी इसके लिए भी गठन किया गया है कि इसको देख रेख करने के लिए प्रबंधन भी बनाया जाएगा उच्च शिक्षण संस्थानों में, और अनुपालन इसको कराने के लिए भी किया जाता है। यूजीसी योजनाओं से भाग लेने वाले वंचित किया जा सकता है। इसको अगर आप नहीं मानिएगा तो आप क्या करेगी, यूजीसी आपका फंड ही रोक देगी। यूजीसी योजनाओं में भाग लेने से वंचित किया जाएगा, अगर फंड रोक दिए आपको पैसा ही नहीं मिलेगा, और मान्यता भी रद्द कर सकता है। उपाधि डिग्री कार्यक्रम चलाने से वंचित कर दिया जाएगा, आप कोई नहीं चला सकते। मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम संचालित करने से वंचित कर दिया जाएगा। और ये कई इस पर जो कार्य कानून बनाए गए हैं, और 56 के रूल लागू होंगे। और उच्च शिक्षा संस्थानों में आपको यहाँ पे उपरोक्त में से एक या एक से अधिक कार्रवाई की जा सकती है। तो इसको लेकर यूजीसी सख्त है और इसको लेकर कानून बना दिया गया है, अब लागू भी हो गया है हर यूनिवर्सिटी में। तो अगर इस तरह से हो रहा है तो आप देखिए तुरंत गठन होगा इसका हर यूनिवर्सिटियों में। फिलहाल अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था, आप डीएसडब्ल्यू हो गए या वीसी के पास कंप्लेन कर सकते हैं इस तरह के मामले में। डीन और वुमेन सेल होता है, या उस तरह से भी आ सकते हैं जब तक गठन नहीं हुआ, लेकिन उस पर कार्रवाई जरूर होगी। इस पर ये बात आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैंने इस पर पूरा डिटेल्स में जानकारी दिया है। अगर और डिटेल्स में बताते तो वीडियो बड़ा हो जाता, लेकिन जो भी है मोटा मोटी मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, डिटेल्स में कवर किया है। हालांकि और भी डिटेल्स में कवर इस पर किया जा सकता है, और भी डिटेल्स में बात हो सकती है। ये पहला वीडियो है, इससे रिलेटेड और एक वीडियो लेके आएंगे इसका, जिसमें मैं एनालिसिस करूंगा कि कितना सही है, कितना गलत है, विरोध क्यों हो रहा है। पूरा डिटेल्स में जानकारी देखने के लिए आप जो कमेंट बॉक्स है उसमें देख सकते हैं, आई बटन पर भी शो कर रहा होगा, वहां से भी देख सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। थैंक यू वॉचिंग द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।